चैनल में स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूँ मॉडल सेट 1 से लेकर और 5 तक जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, उसमें से मैं पूरा का संग्रह किया हूँ। समास या फिर आपको संधि है या फिर संज्ञा है, उस सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा। अभी जो समास का जो समस्त पद इसमें दिया गया है, तो आप लोगों को दिक्कत होती होगी पहचानने में, जो किस तरह जो है सो हम ना इस समास के बारे में बताएं, ये कौन सा समास है। ठीक है, तो फिर एक बार आप लोग देख लें, बहुत ही बेहतर होगा, इसलिए कि यह साधित प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर समस्त पद। देखिए, समस्त पद के बारे में मैंने बताया था, जो बहुत पदों को मिलाकर एक पद जो बनाया जाता है उसको समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से विग्रह कर कर जो है इसको हम पहचान लेंगे, जान जाएंगे यानी इन समस्त पदों को, ये एक कौन समास का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए पहला है राजदूत। क्या है पहला? राजदूत। तो यहाँ पर राजदूत को क्या लिखेंगे? राजा का दूत। क्या है? राजा का दूत। राजा का दूत। राजा का दूत, इसको क्या कहते हैं? राजदूत, है ना। तो इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पर है क्या? पूर्व पद, मतलब पहला पद क्या है? राजा। पहला पद क्या है? राजा। और उत्तर पद मतलब अंतिम पद, मतलब लास्ट पद क्या है? तो दूत है। तो इसमें क्या है? ए गौण है। प्रथम पद क्या है? गौण है। और लास्ट पद जो है दूत, वो क्या है? तो प्रधान है। ठीक है, तो ये दोनों संज्ञा है। ये दोनों क्या है? संज्ञा है। राजा भी संज्ञा है और दूत भी संज्ञा है। तो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम क्या करता है? तो कारक का चिन्ह का। ठीक है, जो संबंध कारक का चिन्ह है का ना, तो तब हो गया है राजा का दूत। तो इसका क्या हुआ? जो मतलब ये मतलब राजा का दूत, तो ऐसे भी कहा गया है तत्पुरुष समास से क्या होता है? तो पूर्व पद क्या है? गौण और अंतिम पद प्रधान हो और दोनों संज्ञाओं को कारक का चिन्ह जोड़ दे, है ना, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ राजा का दूत क्या हो गया? राजदूत। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हो गया तत्पुरुष समास। देख लीजिए, फिर उसी तरह है पराधीन। पराधीन का मतलब क्या हुआ? दूसरों के अधीन। क्या है? दूसरों के अधीन। दूसरों के अधीन। दूसरों के अधीन को क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है? तो दूसरों के अधीन, है ना। तो यहाँ पर दूसरों जो लिखा गया है, ये क्या है? गौण है। और उसके बाद जो है उत्तर पद जो हुआ, मतलब अंतिम पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो ये भी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो फिर उसी तरह से क्या है? पतझड़। पतझड़ क्या है? तो पतझड़ क्या होता है? पत्तों का झरना। क्या है? पत्तों का सॉरी पत्तों का झरना। पत्तों का झरना। मतलब पत्तों का गिरना। तो जब तक जैसे पत्ता नहीं गिरेगा तो उसको हम पतझड़ नहीं कर सकते हैं। इसमें भी जो है पत्तों जो है से क्या हो गया? तो गौण है। यहाँ पर जो उत्तर पर झरना है ना, तब जाकर बना है पतझड़। इसलिए ये भी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये भी क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह क्या है? चरित्र चित्रण। अब देख लीजिए, आप पढ़े होंगे द्वंद्व समास में क्या, जो दो शब्दों के बीच में यदि हाइफन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। नहीं, इस पर भी विचार करना है, जो शब्द जो अगला बना है किस चीज से बना है। मतलब चरित्र चित्रण कहने का था, चरित्र का चित्रण। क्या हुआ? चरित्र का चित्रण। चरित्र का चित्रण। देखिए चरित्र का चित्रण ना, तो हो गया चरित्र चित्रण, है ना। तो चरित्र का चित्रण, तो यहाँ पर भी चरित्र भी हो गया, चित्रण भी है। दोनों के संबंध को कौन जोड़ रहा है? तो का जोड़ रहा है। चरित्र क्या है यहाँ पर? तो गौण है। और चित्रण क्या है ना, तो प्रधान है। ठीक है, तब जाकर बना है शब्द चरित्र चित्रण। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। ये भी क्या हो गया? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। फिर आप चलिए देखिए अगला, देखिए क्या है? राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। क्या है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों संज्ञा है। प्रथम पद क्या है? गौण है। और
लास्ट पद क्या है, तो प्रधान है, और दोनों संज्ञा है, और दोनों संज्ञा को कौन जोड़ रहा है, तो संबंध का कारक का चिन्ह है ना, का है ना, तो ये भी हो गया आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्या है ना, पवन पुत्र, क्या है, पवन पुत्र, किसका पुत्र, तो पवन का, फिर है पवन का पुत्र, क्या है, पवन, पवन का पुत्र, पुत्र किसका, तो पवन का, पुत्र किसका, पुत्र किसका, तो पवन का, तो पवन क्या है, गौण है, पुत्र क्या है ना, लास्ट पद तो प्रधान है। तो यहाँ पर का फिर यहाँ पर जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये भी हो गया तत्पुरुष समास का उदाहरण। क्या हो गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण। हाँ ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखिए, क्या है, वनवास है, तो वन का वास वनवास, ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास देखते जाइए। फिर क्या है, आगे देखिए, पॉकेट मार, क्या है, पॉकेट मार, पॉकेट मार किसको कहते हैं, पॉकेट को मारने वाला, किसको मारने वाला, तो पॉकेट को मारने वाला। देखिए पॉकेट मार, पॉकेट, पॉकेट को मारने वाला, मारने वाला, यहाँ पर देखिए क्या है, तो पॉकेट क्या है, यहाँ पर भी देखिए पॉकेट शून्य है, गौण है, पूर्व पद, और लास्ट पद मारने वाला। मारने वाला क्या है, तो प्रधान है ना। अगर पॉकेट को ना मारता तो पॉकेट मार नहीं कहलाता, तो सिर्फ पॉकेट रह जाता, इसलिए यहाँ पर प्रधानता क्या है, मारने वाला का, तो पॉकेट मार, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह जो है क्या है, मुंह तोड़, मुंह तोड़ देखिए, अब मुंह तोड़ क्या है, तो मुंह का तोड़, क्या है, मुंह का तोड़ का मतलब ये नहीं है जो मुंह को तोड़ देना है ना। अगर कोई जो है आपको जवाब देता है ना, तो आप भी अपने मुंह से है ना ऐसा जवाब दीजिए जो फिर उसको अगला जवाब न मिल सके। ठीक है ना, तो यहाँ होगा मुंह का तोड़, क्या है, मुंह का तोड़ मतलब मुंह का जवाब मुंह से, है ना, मुंह का तोड़। देखिए मुंह का तोड़, देखिए मुंह गौण, लास्ट पद क्या हो गया, प्रधान, ये भी हो गया तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, अब चलते हैं गगनचुंबी, क्या है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, क्या है, गगन को चूमने वाला, क्या है, गगन को, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, गगन को चूमने वाला को क्या कहते हैं, गगनचुंबी कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही हाल है। ठीक है, तो ये भी है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर है कामचोर, क्या है, कामचोर, है ना। अब देखिए चोर है, बाकी किस चीज का चोर है, तो काम का चोर है ना, मतलब काम से दे जो चुराता है ना, उसको हम कहते हैं कामचोर। तो यहाँ पर जैसे काम का चोरी कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे काम का चोर, क्या है, काम का, काम का चोर, क्या हो गया, कामचोर, है ना। तो ये भी जो है तत्पुरुष समास का है भी उदाहरण है। अब चलते हैं, फिर अब हम देखते हैं चंद्रशेखर के बारे में। रोक दीजिए, आपने देखा ना, कामचोर तक हो गया आपका, कौन कौन हो गया, राजदूत हो गया, पराधीन हो गया, पतझड़ हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, राजपुत्र हो गया, और पवन पुत्र हो गया। फिर क्या है, वनवास हो गया, पॉकेटमार हो गया, मुंहतोड़ हो गया, गगनचुंबी हो गया, कामचोर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या है, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर को हम क्या करेंगे, ये समस्त पद को इसको भी हम विग्रह कर देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्र है शिखर पर जिनके, शिखर पर जिनके, जिनके। अब देखिए या इस चीज को देखिएगा, इसको जो विग्रह किया है हमने, क्या है, तो चंद्रशेखर को, है ना, चंद्र है शिखर पर जिनके, है ना, कहने का मतलब आप भी जानते होइएगा, ये चांद किनके सर पर है, शिखर मतलब सर, ठीक है, शिखर मतलब क्या हुआ, सर, चंद्र मतलब चांद। आप कैलेंडर देखे होंगे, या ऐसे भी जो है सो आप जानते होंगे पर्यायवाची में जो शिव का पर्याय है चंद्रशेखर, जो चंद्र को धारण किए हुए हैं, है ना, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है ना, चंद्र है शिखर पर जिनके, अर्थात कौन, शिव, अर्थात
शिव, देखिए अर्थात शिव। तो ये कौन कौन समास हो गया? तो कहता है जो नियम है, जो जिस समस्त पद को विग्रह करने पर उसका विशेष अर्थ निकले उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि का अर्थ भी तो वही है, बहु और व्रीहि। बहु मतलब बहुत और व्रीहि मतलब निकलना। व्रीहि मतलब निकलना, मतलब अनेक अर्थों को लेकर निकलना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? चंद्र है शिखर पर जिनके, अर्थात कौन? तो शिव। ठीक है, तो शिव क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए बहुव्रीहि समास हो गया। फिर नेक्स्ट चलिए क्या है? तो चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज जो है दो दो समास का जैसे उदाहरण है, जरा गौर से देखिएगा ना। विग्रह करूंगा और विग्रह से ही पता चलेगा जो दो दो समास का उदाहरण है। कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम विग्रह करते हैं, है ना। चार भुजाओं को धारण करने वाला। क्या है? चार भुजाओं को धारण करने वाला। चार भुजाओं को धारण करने वाला अर्थात कौन? आप लोग बताएंगे जरा। अर्थात जानते हैं चार भुजा किनके पास में है? कौन भगवान के पास में चार भुजा? तो भगवान विष्णु के पास में है, उनको चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? विष्णु। विष्णु, तो ये भी जो है सो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हुआ, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर चतुर्भुज को ही हम फिर जो है से एक तरह से और विग्रह करते हैं। क्या होता है? तो देखिए चार भुजाओं का समाहार। क्या है? चार भुजाओं का समाहार। देखिए अब एक ये विग्रह हो गया। तो यहाँ पर है, यहाँ पर विशेष अर्थ निकल गया। जिस तरह से मैंने विग्रह किया उस हिसाब से इसका विशेष अर्थ निकल गया। तो चतुर्भुज जो है तो क्या हो गया? तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और एक जगह जो मैं कर रहा हूँ चार भुजाओं का समाहार, मतलब चार भुजा जहाँ मिलते हैं, चार भुजा मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? तो वह समस्त पद जिसको विग्रह करने पर पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर द्विगु समास भी है, देखिए द्विगु समास। अब आपको एग्जाम में मान लेते हैं कि यही पूछ दिया, ठीक है, तो कहीं पर लिखा हुआ रहेगा जे चतुर्भुज एक समास है, या चतुर्भुज समास है, या फिर चतुर्भुज है ना एक इनमें से एक समास का उदाहरण है ना। वहां पर विकल्प में दिया रहेगा कर्मधारय, ठीक है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्यय। तो ये आप तो बुझ गए होंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका क्या आएगा? तो वहां पर बहुव्रीहि होगा। फिर कभी कभी ऐसा भी होगा जो लिख देगा उसमें जो चतुर्भुज इनमें से समास है, विकल्प दिया हुआ रहेगा चार गो, लिखा हुआ रहेगा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्यय भाव, है ना। तो इसमें बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु होगा सही। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा भी होगा ना, विकल्प में पूछा जा सकता है कि इनमें से चतुर्भुज एक समास है ना, तो वहाँ पर लिखा रहेगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, इनमें से क और ख। कहने का मतलब बहुव्रीहि और द्विगु। तो क और ख लिख दिया है तो वही क ख दोनों सही हो विकल्प, इसलिए कि ये एग्जाम्पल जो है बहुव्रीहि का भी है और द्विगु का भी है। यदि विकल्प में अब मतलब क्या है, बहुव्रीहि नहीं दिया हुआ रहेगा तो विकल्प में द्विगु जरूर रहेगा, और कहीं बहुव्रीहि लिखा हुआ रहेगा तो द्विगु जो है नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा जो दोनों रहेगा। अब तो दोनों को देखना है, जो बहुव्रीहि
है ना, कौन ऑप्शन में आता है या ख में आता है, कौन कौन आता है, तो दो को मिलाकर लास्ट में चौथा ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो फिर जो है सो मैं चलता हूँ आगे। त्रिलोक क्या है, त्रिलोक है ना, तो तीन लोकों का समाहार क्या हो गया, त्रि मतलब तीन, लोक मतलब लोकों का समाहार, मतलब तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार। देखिए तीन लोकों का समाहार, फिर वही है जो प्रथम क्या है, इसमें भी जो चार था संख्यावाची, इसको विग्रह किए हैं तो यहाँ तीन लोगों का समाहार। तो यहाँ पर भी जैसे पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये है द्विगु समास का उदाहरण, ठीक, द्विगु समास का उदाहरण है। फिर चलते हैं शताब्दी, क्या है शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि, क्या है 100 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। क्या है, तो 100 वर्षों की अवधि, क्या है 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की अवधि। देखिए अब 100 वर्षों की अवधि कितने की, 100 वर्षों की अवधि को कहते हैं, है ना, शताब्दी, है ना। तो यहाँ देखिए 100, ये भी संख्यावाची है, 100 वर्षों की अवधि, शताब्दी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्या, चौराहा। चौराहा आप जानते होंगे किसको कहते हैं, जहाँ से चार रास्ता निकलती है या फिर जहाँ पर चार रास्ता मिलती है ना, उसको हम चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हो गया पहले 100 वर्षों की अवधि मतलब शताब्दी को हम द्विगु समास, इसका द्विगु क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है शताब्दी। फिर जो है चार राहों का समाहार, क्या है चार राहों का समाहार, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भी क्या है, चार राहों का, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, ये भी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो फिर क्या हो गया, चंद्रशेखर हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिलोक हो गया, शताब्दी हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया विग्रह। और फिर आगे चलते हैं नवरत्न, क्या है नवरत्न। तो फिर वही है, नव मतलब कितना, तो नव मीन्स क्या हुआ, नव मीन्स नया भी होता है, तो यहाँ पर नहीं, उस सेंस में नहीं लेना है ना, यहाँ पर नव मीन्स नया, नव मीन्स 9 की संख्या, ठीक है। तो क्या है, 9 रत्नों का समाहार, क्या है 9 रत्नों का समाहार। कहने का मतलब हुआ जो जहां पर 9 रत्न मिला हुआ है ना, जहां पर नवरत्न मिला हुआ है उसको हम कहते हैं नवरत्न, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर भी देखिए, ये भी है उदाहरण किसका, ये भी जो है प्रथम पद क्या है, संख्या है ना। तो क्या हो गया, द्विगु समास, क्या हो गया, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास। फिर अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, तो भाई बहन, क्या है भाई बहन। तो भाई का विपरीत मतलब उल्टा, विपरीतार्थक, है ना, या फिर ये सहचर में होता है भाई बहन, ठीक है। मतलब इसका क्या है, तो भाई का स्त्रीलिंग, है ना, भाई का स्त्रीलिंग क्या है, बहन, वो भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, भाई का, है ना, क्या है विपरीतार्थक शब्द भी बहन है और सहचर भी है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में क्या हम करते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं जो हमेशा मतलब प्रायः क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। मतलब द्वंद्व समास का नियम है जिस समस्त पद को विग्रह करने पर दोनों खंड क्या या दोनों पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भाई बहन, तो यहाँ लिखेंगे भाई और बहन। देखिए क्या करेंगे, हाइफन को हटा देंगे और लिखेंगे भाई और बहन। देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, हाइफन को हटाकर और लिख दिए हैं और दोनों प्रधान हो गया है ना। क्या है, भाई भी प्रधान है, इसमें भाई प्रधान है और बहन भी प्रधान है। तो ठीक है, तो ऐसे शब्द जो है प्रायः ऐसे शब्द, सहचर शब्द और विपरीतार्थक शब्द, है ना, ये क्या होते हैं प्रायः
तो द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया है। ठीक है, अब क्या करता है, आपका नवरत्न हो गया, भाई बहन हो गया, अब कहता है यथासंभव, है ना। अब देखिए यथासंभव, तो यथासंभव में आपको मैंने अव्यय के बारे में बताया था। आप जो है देखेंगे ना, तो उसमें अव्यय भी मैंने पढ़ाया, उस अव्यय को आप फिर से अध्ययन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। जो अव्यय भाव समास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जो है आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, तो यथासंभव। क्या है? यथासंभव। तो यथासंभव कौन समास है, इसको जब देखना है तो यहाँ पर देखिए, जो इस समस्त पद में, इसमें विग्रह करने पर नहीं देखना है, इसमें क्या है देखना, तो समस्त पद में ही देखना है जिसका पूर्व पद क्या है। तो पूर्व पद क्या है? यथासंभव, मिलकर बना है यथासंभव। तो पूर्व पद इसमें क्या हुआ? यथा हुआ। क्या हुआ? यथा। ठीक है, तो यथा शब्द जो है क्या है? अव्यय शब्द है। यथा क्या है? अव्यय शब्द है, जो मैंने, है ना, इससे पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूं। जो आप उस पर देखेंगे ना, यूट्यूब पर जाकर, तो अव्यय के बारे में मिलेगा आपको, है ना, तो आप समझ जाइएगा। जब तक आप अव्यय नहीं समझिएगा तब तक आप अव्यय भाव समास नहीं समझिएगा। तो देखिए यथासंभव, है ना, यथासंभव। तो यहाँ क्या है? पूर्व पद क्या है? पूर्व पद अव्यय शब्द है ना। कहने का मतलब जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अब देखिए विग्रह क्या होता है, ठीक है ना, इसका विपरीत विग्रह हो जाता है। जैसे संभव भर। क्या है? संभव भर। देखिए संभव भर को यथासंभव कहते हैं। देखिए अब यहाँ भर जो है से लास्ट में चला आया। भर भी तो जो अव्यय ही है, बाकी उसमें समस्त पद में ही देख लेना है अव्यय, जो पूर्व पद आना चाहिए अव्यय। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। अव्यय भाव समास देख लीजिए, हो गया। तो फिर क्या है? अब देखिए आपका अव्यय भाव समास भी हो गया। अब प्रतिदिन देखिए, अब, है ना, प्रतिदिन में भी क्या है? पूर्व पद देख रहे हैं आप, तो प्रति जो है ये भी अव्यय है ना, मतलब प्रत्येक दिन। क्या है? प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन को हम क्या कहते हैं? प्रतिदिन। ठीक है, प्रत्येक दिन। ये भी जो है अव्यय भाव समास का उदाहरण है। अब देखिए, ठीक है, फिर चलते हैं, है ना, अनादि। क्या है? ये हो गया प्रतिदिन, तो आपका हो गया क्लियर। फिर जो है आप देखिए अनादि। अब देखिए अनादि में दो शब्द से ये भी बना हुआ है, अन और आदि से बना हुआ है ना। तो अन भी क्या है? तो यहाँ पर दो समास का ये भी जो है मतलब उदाहरण है। इसको भी आपको गौर से देखना होगा, समझना होगा ना। ये विकल्प में क्या कहता है, आपको विकल्प में ढूंढना है। इसके लिए प्रश्न जो है 3 बनेंगे विकल्प में, जिसको मैंने बताया। क्या तत्व क्या है इसमें? द्विगु, और इसके बारे में बताया बहुव्रीहि के बारे में। ठीक इसी तरह इसमें भी है। जैसे अनादि लिखते हैं तो अन क्या है? तो अव्यय है। ठीक है, तो न आदि अनादि। क्या है? न आदि अनादि। तो यहाँ पर जो है तो कहीं कहीं पर दिया हुआ रहेगा आपको अनादि, इनमें एक समास है या अनादि समास है। क्या लिखा हुआ है विकल्प में? कर्मधारय, बहुव्रीहि, ठीक है, अव्यय भाव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अव्यय भाव होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा अनादि समास है, क्या रहेगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, नय सम, नय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आ जाएगा नय। इसी की नय जो है उसी का एक अंग है जो पढ़ाया नहीं जाता है। इसी 6 समास के बारे में पढ़ना है, डीपली पढ़ाया नहीं जाता है, बाकी पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। कहीं पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? उससे बेहतर समझ लेना ही ठीक है ना। तो नए समास का क्या है? अव्यय के बारे में तो मैंने बता दिया।
बाकी नए समास के बारे में मैं बता दूं जरा, है ना। कहता है जो जिस समस्त पद में अ, अन, नि, इन सबों का, है ना, विग्रह करने पर क्या है, अ न में बदल जाए, अन न में बदल जाए, है ना, और पूर्व और लास्ट पद, अंतिम वाला पद जैसे के तैसे रह जाए, ज्यों का त्यों रह जाए, है ना। तो नए समास का उदाहरण होता है। जैसे देखिए न, देखिए यहां लिखा गया है अन, क्या लिखा गया है, अन, अन को हमने लिखा न आदि, क्या है, न आदि, न आदि क्या बना है, अनादि, ठीक है। तो ये हो गया नए समास, क्या हो गया, नए समास, ठीक है, ये हो गया। अब हम बोल दिए हैं जो अव्यय भी होगा, मान लेते हैं नए आता है, अव्यय नहीं आता है तो नए होगा। यदि अव्यय आता है तो न नहीं लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो अव्यय होगा, ठीक है। हो सकता है दोनों होगा, तो उसके लिए, है ना, क्या है, चौथा नंबर विकल्प जो होगा आपका अ ब या ब स, चाहे जो हो, वो दो को देकर, है ना, लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो जो दोनों होगा तो उसमें जैसे लास्ट वाला ऑप्शन मारना होगा, अ ब चाहे क ख या ग घ करके जो होगा उसको मारना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर आपका जो है क्या हो गया, अनादि हो गया। फिर है अनजान, बस वही है, क्या है, अनजान मतलब न जान, क्या है, न जान, अनजान, है ना, वो भी नए समास, है ना, वो भी, उसको भी जो है विकल्प में आएगा, कभी जो है सो मतलब अव्यय भाव आएगा, कभी पर आ जाएगा आपको नए, ठीक है। तो वो आपको देखना है, ठीक है। इसी को मैं समझा दिया हूँ। भरपेट, क्या है, भरपेट, यहाँ पर दिया गया भर, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, भर क्या है, अव्यय है, भर क्या है, कौन शब्द है, अव्यय है। अव्यय किसको कहते हैं वो आप देख लीजिएगा, फिर से मैं कहता हूँ, अव्यय को एक बार फिर देख लीजिएगा यूट्यूब में, हमारे चैनल पर द गोल इंग्लिश, है ना, चैनल पर, है ना, आपको मिल जाएगा अव्यय के बारे में, ठीक है, जानकारी। तो फिर क्या है, भरपेट, तो भर, इसमें भी जो क्या है, पूर्व पद क्या है, तो अव्यय है, तो ये भी अव्यय समास हो गया। अब देखिए घर द्वार, क्या है, घर द्वार, क्या है, अब नेक्स्ट घर द्वार, तो घर द्वार के देखिए इसमें भी घर द्वार, ये सहचर शब्द है घर द्वार, है ना। तो घर और द्वार, क्या है, घर और द्वार, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, द्वंद्व समास है, इसलिए कि दोनों खंड प्रधान है। पीताम्बर, देखिए पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, और फिर क्या है वो कर्मधारय समास का भी। अब देखिए इसमें क्या आ गया, है ना, इसको ध्यान देना है, जो मतलब पीताम्बर। अब कैसे, सो देखिए मैं विग्रह करता हूँ, विग्रह के आधार पर बता देता हूँ। अब चलते हैं लास्ट, क्या है, लास्ट क्या है, तो पीताम्बर है, एक बच गया आपका पीताम्बर। देखिए इसको जो है क्या है, ये भी जो है दो दो जो है क्या है, अथी का जो है समास का जो है उदाहरण है, एक कर्मधारय का भी है और बहुब्रीहि के, ये भी जो है विग्रह करने पर होता है। जैसे देखिए, है ना, पीताम्बर ना, तो इसका हम विग्रह करेंगे, सबसे पहले विग्रह करेंगे, देखेंगे, है ना, पीला, क्या है, पीला अंबर, देखिए पीला अंबर। दूसरा है पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अब या इसको देखेंगे, बड़ा गौर से देखेंगे, है ना। अब कहिएगा सर कैसे आप लिख दिए, ठीक है ना, इसका क्या जो है ना, ये क्या लिख दिए, एक कर दिए पीला अंबर, एक कर दिए पीला है जो अंबर। तो क्या है, पीत का अर्थ होता है पीला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं पीला अंबर, तो यहाँ पर अंबर का अर्थ हो गया आकाश, क्या हो गया, आकाश, देख लीजिए यहाँ हो गया आकाश। यहाँ पर कहता है पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर अंबर का मतलब क्या हो गया जानते हैं, वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र मतलब कपड़ा। देखिए जैसे कि स्वभाव है, आसमान का स्वभाव कहिए, है ना, जो ओ उसका रंग क्या होता है, तो नीला होता है ना।
तो यहाँ पर पीला अंबर मतलब पीला आकाश, हो सकता है वेदर गड़बड़ हो, मौसम गड़बड़ हो, जिसके कारण आसमान पीला हो गया हो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर पीला अंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, पीला है जो अंबर, कहने का मतलब है जो आप अपने घर में पिताजी को या माताजी को या अपने से छोटे भाई को या भैया को कहते होंगे, भैया उसमें से जरा है ना पीला जो अंबर है वो ला दीजिएगा, है ना। इसका मतलब है आपके पास में वहां पर जो है ना अनेकों रंग का जो है सो मतलब वस्त्र रखा गया है, जिसमें से आप पीला मांग रहे हैं, तो वही है पीला है जो अंबर ला दीजिए, है ना, मतलब वस्त्र ला दीजिए, कपड़ा ला दीजिए ना। तब देखिए क्या है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का क्या है ना, तो इसका है परिभाषा, जो पूर्व पद क्या है, पूर्व पद विशेषण, क्या है, पूर्व पद विशेषण, और लास्ट पद क्या होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहने का मतलब प्रथम पद अंतिम पद के रूप, रंग, गुण, दोष आदि का परिचय देता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां प्रथम पद क्या है, पीला, अंतिम पद क्या है, अंबर, देखिए तो अंबर देखिए क्या है लास्ट पद, अंतिम पद क्या है, अंबर, है ना। तो इसमें ये संज्ञा है, और पीला जो है ना, बता क्या कहता है, अंबर की विशेषता बता रहा है जो कैसा है, पीला है, अंबर कैसा है, पीला है। तो प्रथम पद जो है ना, उत्तर पद मतलब लास्ट पद या अंतिम पद कहिए, है ना, उसका विशेषता बता रहा है ना। और इसमें भी वही है, पीला है जो अंबर, कैसा अंबर, तो पीला अंबर, तो एक कर्मधारय हुआ, क्या हो गया, कर्मधारय का कर्म धारय समास, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हमने बोला था जो अव्यय क्या कहते हैं, जो बहुव्रीहि समास भी होगा, कैसे, तो देखिए पीला अंबर को धारण करने वाला या पीत अंबर को धारण करने, मतलब पीला अंबर को धारण करने वाला, पीला अंबर को धारण करने वाला कौन, अब बताइए, पीला अंबर को धारण कौन करता है ना, तो भगवान विष्णु करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु, ठीक है। तो ये क्या हो गया, है ना, देखिए इसको हम जब समस्त पद को पीताम्बर को विग्रह किए तो पीला अंबर को धारण करने वाला, है ना, उसका विशेष अर्थ निकल गया क्या, विष्णु। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण, किसका हो गया, बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास, देख लीजिए। तो आपके मॉडल सेट में, मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक जो भी समास के लिए समस्त पद आए हैं उसको मैंने विग्रह करते हुए हर तरह से बता दिया। अब कहिएगा जो आखिर में ऐसा क्यों, इसलिए बताया जो शायद हम बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सभी शिक्षक के भाषा को नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है आप जो है हमारी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें जो है एक आज तो 2 एग्जाम हो गया, मैथ का चला गया, ठीक है। बहुत स्टूडेंट निराश थे, है ना, बोल रहे थे पास हो जाएंगे, क्या है, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप जो समझे वो लिखे, अच्छी बात है, पास हो गए तो निराश नहीं हुए। आपके सामने तो हिंदी है, हिंदी में तो 50% का जैसा वो ग्रामर पूछता है और उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, है ना, आपको वचन देता हूँ, है ना, निराश न हो। निराश होने से क्या होगा, जो भी आप जानते हैं वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये दिमाग से हटा दीजिए। अभी जो है बहुत बचे हुए हैं, आपको जैसे हिंदी भी बचे हुए हैं, फिर जो है ना संस्कृत भी आप देखेंगे। इससे जो मैं बता रहा हूँ, है ना, जो आप कितना नंबर लाते हैं, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ
ये सबसे बेहतर आपका हिंदी में रहेगा जरूर, है ना। ऐसे मैं संस्कृत के भी बारे में बताऊंगा, उसके लिए डरिए मत, है ना। ये सब जो है नंबर आपको पूरा देगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, गौर से जो है इसको आप समझें, निराश न हो। फिर मैं मिलूंगा अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।